सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम रेनेसा को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रेनेसा के प्रिपरेशन को पढ़ा, यानी रेनेसा का डॉन एंड हाइट ऑफ रेनेसा को पढ़ा। हाइट ऑफ रेनेसा के अंतर्गत जो सब एजेस आती हैं, यानी एलिजाबेथन एज, और एलिजाबेथन एज को हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। एंड जो सेकेंड सब एज है वो है जैकोबियन एज। तो ये दोनों एजेस हाइट ऑफ रेनेसा के अंतर्गत आती हैं, यानी जब रेनेसा अपने पीक पे था तो उस टाइम पे ये दो प्रोमिनेंट एजेस आई। अब हम मूव करते हैं एंड ऑफ रेनेसा की ओर, यानी हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया, हाइट पढ़ लिया, अब हम डिक्लाइन को पढ़ेंगे रेनेसा की। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड हम सभी चीज़ों को इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से एंड सिस्टमेटिक वे में हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प हो सके। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्लाइन या एंड ऑफ द रेनेसा। डिक्लाइन ऑफ रेनेसा के अंतर्गत जो पहली एज आती है वो है कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज पे चलने से पहले हम इसके ड्यूरेशन को जान लेते हैं कि कब से कब तक के समय को डिक्लाइन ऑफ द रेनेसा कहा जाता है या एंड ऑफ द रेनेसा माना जाता है। तो 1625 टू 1660 ये जो ड्यूरेशन है इसको एंड ऑफ द रेनेसा कहते हैं। तो एंड ऑफ द रेनेसा में दो प्रोमिनेंट एजेस आती हैं। पहला है कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज जिसे एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है, और सेकंड है कॉमनवेल्थ पीरियड। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कैरोलाइन एज पे। कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज कब से कब तक है? तो 1625 टू 1649। 1625 टू 1649 की जो ड्यूरेशन है इसको हम कैरोलाइन एज के नाम से जानते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एज का नाम कैरोलाइन एज क्यों पड़ा। तो ये जो कैरोलाइन शब्द है ये एक लैटिन वर्ड है कैरोलस। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है कैरोलस। कैरोलस शब्द का एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है। कैरोलस शब्द का विशेषण है कैरोलाइन। और ये जो कैरोलस शब्द आया है, लैटिन वर्ड आया है, ये आया है चार्ल्स के लिए। कैरोलस शब्द रेफर हुआ है चार्ल्स के लिए। क्लियर है? और फ्रेंड्स, चार्ल्स कौन था? यानी चार्ल्स जो था वो चार्ल्स फर्स्ट जो था वो इंग्लैंड का किंग था। तो ये शब्द जो आया वो चार्ल्स फर्स्ट के लिए आया, क्योंकि उस टाइम पे जो शासन था वो चार्ल्स फर्स्ट का था। तो इसीलिए उस टाइम को, उस पीरियड को कैरोलाइन एज के नाम से जाना गया। रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स कौन था?
तो फ्रेंड्स इसके पहले वाली एज को जो हमने पढ़ा था यानी जैकोबियन एज आई थी जेम्स फर्स्ट के नाम पे। तो उसी जेम्स फर्स्ट का जो बेटा था वो था चार्ल्स। जेम्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स फर्स्ट के नाम से इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा और चार्ल्स के लिए लैटिन वर्ड आया कैरोलस, तो इसलिए इस पर्टिकुलर एज को कैरोलाइन एज के नाम से जाना गया। चार्ल्स फर्स्ट जो था ये सन ऑफ जेम्स फर्स्ट था। अब ये जो कैरोलाइन एज था इस पर्टिकुलर टाइम के जो प्रोमिनेंट ऑथर रहे हैं यानी जो इम्पोर्टेंट ऑथर थे वो जॉन मिल्टन थे। जॉन मिल्टन। तो इस एज को एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। एज ऑफ मिल्टन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। इस कैरोलाइन एज में पोएट्री जो है वो 3 प्रकार से लिखी जा रही थी यानी 3 तरह के पोएट हुए कैरोलाइन एज में। तो कौन कौन से थे? कैवलियर पोएट, पोएट्स होगा। फर्स्ट है कैवलियर पोएट्स। अब जान लेते हैं कि जो कैवलियर पोएट्स थे इनमें कौन कौन से ऑथर आते हैं। तो सबसे पहले हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैवलियर पोएट्स हैं यानी पोएट हैं वो है थॉमस क्रू। थॉमस क्रू। नेक्स्ट है रिचर्ड लवलेक एंड जो अदर प्रोमिनेंट ऑथर हैं वो हैं जॉन सकलिंग। जॉन नेक्स्ट है वॉलर एंड हेरिक। तो ये महत्वपूर्ण कैवलियर पोएट्स थे। वैसे तो इससे ज़्यादा थे और भी थे बट जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको हम यहाँ पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट हैं। सेकंड जो थे कैवलियर पोएट्स के बाद यानी नंबर फर्स्ट कैवलियर पोएट्स एंड से जो दूसरे टाइप के पोएट्स थे वो थे मेटाफिजिकल पोएट। सेकेंड नंबर मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स में से कौन कौन से थे? तो मेटाफिजिकल पोएट जो सबसे महत्वपूर्ण पोएट हैं यानी जॉन डन। जॉन डन के अलावा हैं जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वैंगन, एंड नेक्स्ट जो रहे हैं काउले, काउले के अलावा कैथरीन फिलिप्स,
ये सभी मेटाफिजिकल पोएट्स रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट टाइप है यानी प्यूरिटन पोएट, तो प्यूरिटन पोएट्स को हम नेक्स्ट वाली एज में पढ़ेंगे, कॉमनवेल्थ पीरियड में। अब हम जान लेते हैं कैरोलाइन एज के कैरेक्टरिस्टिक को। क्या रही है कैरेक्टरिस्टिक? तो पहली थी पोएट्री टर्न्ड टू अ न्यू डायमेंशन, यानी पोएट्री को जो है नया आयाम मिला, पोएट्री में चेंजेस देखने को मिला, पोएट्री जो है वो टर्न्ड हुई और उसको नया डायमेंशन मिला, यानी नए आयाम मिले। पोएट्री टर्न्ड टू a new dimension SEION। फ्रेंड्स, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अगर राइटिंग का इशू आ रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा, इसीलिए मैं एक ही वर्ड को कई बार बोल देती हूँ ताकि आप लोग सुन के भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकें। राइटिंग अगर ना भी समझ में आए तो सुन के लिख सकें। सेकेंड नंबर था, यानी नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो है लिटरेचर टेंडेड टू द प्लेटोनिक लव। Literature tended to the platonic love। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है थिएटर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ प्लेग। फ्रेंड्स, उस टाइम जो थिएटर था वो बंद हो गया था। कब से कब तक बंद हुआ था पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। थिएटर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ प्लेग, और ये क्लोज हुआ 1638 टू 1639, यानी लगभग 1 साल के लिए ये क्लोज हुआ। कैरोलाइन एज में थिएटर जो है वो 1 साल के लिए बंद हुआ 1638 से 1639 तक, क्योंकि उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैरोलाइन एज से रिलेटेड हमने सभी चीज़ों को कवर किया कि कौन कौन से प्रोमिनेंट ऑथर रहे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक रही है, मेन चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर किया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, यानी बेनिफिशिएंट है। अब हम मूव करते हैं आगे। तो जो इसकी सेकेंड सब कैटेगरी है, यानी एंड ऑफ रेनेसा की जो सेकेंड एज है वो है कॉमनवेल्थ पीरियड, यानी नंबर बी, कॉमनवेल्थ पीरियड। ये कब से कब तक था? 1649 टू 1660 तक। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुई जो चार्ल्स फर्स्ट था, जिसको अभी हमने पढ़ा था कैरोलाइन एज में, उसने यानी चार्ल्स फर्स्ट ने डिक्लेयर्ड किया एक सिविल वार, यानी चार्ल्स फर्स्ट ने एक सिविल वार शुरू कर दिया। तो लिख लेते हैं हम, चार्ल्स फर्स्ट declared the
सिविल वॉर। सिविल वॉर मीन्स गृह युद्ध। एंड इसके तहत जो चार्ल्स फर्स्ट थे, इनको देशद्रोह का आरोप लग गया और 1649 में इनको एग्जीक्यूटेड किया गया, यानी इनको मार दिया गया, फांसी दे दी गई। इनके अपने ही महल के सामने इनको फांसी दे दी गई। सेकंड पॉइंट बनेगा, किंग चार्ल्स फर्स्ट was charged with the trying and treason. Charles first was executed in 1649. Charles first was executed (1649) and Puritans becomes victorious. Puritans becomes victorious. चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दिया गया और जो प्यूरिटन्स हुए वो विजयी हुए। चार्ल्स फर्स्ट को देशद्रोही का आरोप लगा के उनको फांसी दे दिया गया और जो प्यूरिटन्स हुए वो विजयी हो गए। अब इस एज में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुई, यानी जो उस टाइम के थिएटर थे वो क्लोज्ड हो गए। क्यों क्लोज्ड हो गए? क्योंकि वो इमोरल हो गए थे, अनैतिक हो गए थे। जो थिएटर के माध्यम से नैतिकतापूर्ण बातें सिखाई जा रही थी, दिखाई जा रही थी, वो इमोरल हो गई थी, यानी अनैतिक हो गई थी, जिस वजह से थिएटर जो है वो क्लोज्ड हो गया। तो अगला पॉइंट बनेगा थिएटर क्लोज्ड। रीजन इमोरल। क्लियर है? तो प्यूरिटन्स की विक्टोरियस हुई, यानी विजय हुई, इसलिए जो शासन आया वो प्यूरिटन्स का आया। तो इस वजह से उस एज को प्यूरिटन एज कहा गया, क्योंकि जो इंग्लैंड का रूल था, इंग्लैंड का जो शासन था वो प्यूरिटन्स के हाथों में आ गया। चार्ल्स फर्स्ट को मारने के बाद इंग्लैंड की गद्दी प्यूरिटन्स के हाथों में आई। तो इस एज को प्यूरिटन एज भी कहा गया, आल्सो कॉल्ड प्यूरिटन एज। क्लियर है फ्रेंड्स? अब प्यूरिटन्स के तरफ से गद्दी पर कौन बैठा, यानी कौन लॉर्ड प्रोटेक्टर बना, तो वो था ओलिवर क्रॉमवेल। तो अगला पॉइंट बनेगा हमारा ओलिवर क्रॉमवेल became Lord Protector of the United Commonwealth of England.
यूनाइटेड कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। आयरलैंड। इन तीनों का ही संयुक्त रूप से जो प्रोटेक्टर बना वो ओलिवर क्रॉमवेल बना। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन तीनों ही का जो यूनाइटेड कॉमनवेल्थ था उसका प्रोटेक्टर बना ओलिवर क्रॉमवेल। अब इस पर्टिकुलर एज को प्रोटेक्टोरेट भी कहा जाता है एंड इंट्रेगनम भी कहा जाता है। तो अगला पॉइंट हमारा बनेगा इंट्रेगनम, प्रोटेक्टोरेट, इज आल्सो कॉल्ड, यानी इस एज को इंट्रेगनम एंड प्रोटेक्टोरेट एज भी कहा गया। अब इस एज के इम्पोर्टेंट फिगर को, यानी जो इम्पोर्टेंट फिगर्स रहे हैं इस पर्टिकुलर एज के, उनको जान लेते हैं। कौन कौन से थे? जो सबसे महत्वपूर्ण जिनका नाम आता है वो है थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन। इनके साथ ही साथ हैं मिल्टन, यानी जॉन मिल्टन, एंड है हॉब्स। इसके अलावा है काउले एंड मार्वेल। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आज हमने एंड ऑफ रेनेसा यानी रेनेसा के अंत को पढ़ा, और एंड ऑफ रेनेसा के तहत जो दो इम्पॉर्टेंट एजें आई, यानी कैरोलाइन एज एंड कॉमनवेल्थ पीरियड, इन दोनों ही को हमने डिटेल में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट एज आएगी वो न्यू क्लासिकल एज होगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप फुल डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। जय हिंद।